केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है। पहले बेटा इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, साइनाइड याद हुआ या नहीं हुआ, पक्का। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा, अमाइड्स, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है, ये बात याद है, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ना उसे आगे देखते हैं बेटा। अब आएगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अराइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अराइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। पहला तो आता है एसन टाइप रिएक्शन, ठीक है, पहला है आपका एसन टाइप, फिर है रिएक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन एंड एसई टाइप रिएक्शंस। दूसरा आता है एसई टाइप रिएक्शन, तीसरा आता है रिएक्शन विद मेटल्स, लगभग अल्काइल हैलाइड की तरह ही हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट इसके, एंड फोर्थ आता है दैट इज रिडक्शन। जो ये जी चीज़ है एसन टाइप मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है आपका इसमें एसन टाइप रिएक्शन में हम बात करेंगे एसन टाइप रिएक्शंस में, ठीक है, फर्स्ट आपका ये है। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है, वी कॉल्ड एज अ डर्व्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं डर्व्स प्रोसेस। तो फर्स्ट है इसमें डर्व्स प्रोसेस। देखो बेटा डर्व प्रोसेस होता क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, ठीक है, क्या बनेगा, NaOH के साथ में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये बात याद रखना, हाई टेम्परेचर हाई रखा जाएगा और प्रेशर हाई रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो HCl बाहर निकलता है और बनाएगा ONA, जो HCl बाहर निकला है वो वापस से NaCl के साथ रिमूव होगा और बनाएगा आपका फिनॉल। अब हम यहाँ पे एक बात कहेंगे कि इसको डायरेक्टली NaCl क्यों नहीं निकाल दिया हमने, डायरेक्ट NaCl क्यों नहीं निकाल के काम किया हमने, सब भाई सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, लेकिन याद रखना दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म जाती है इट इज़ थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट, यहाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। ज़रा याद करते हैं हम लोग कुछ इसकी थोड़ी मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं एक बार। ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, और ये डाला हुआ हमने स्ट्रॉन्ग बेस विद हाई टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 623 केल्विन के आसपास जा रहा है, 623 केल्विन ये टेम्परेचर माना गया इसका। बेटा एक बार सोच के देखो ज़रा, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई टेम्परेचर है, तो होना चाहिए तो एलिमिनेशन ना। बेस हमेशा क्या करेगा बेटा, बेस क्या करेगा, बेस हमेशा प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, और ये बेस जो होगा वो प्रोटॉन को खा जाएगा। OH नेगेटिव लिख लूँ, स्ट्रॉन्ग बेस है क्यों, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो ये जो OH नेगेटिव है ये इस प्रोटॉन को खा जाएगा और क्या छोड़ देगा आपके पास छोड़ देगा ये नेगेटिव चार्ज Cl होगा जी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, क्या इसकी वजह से अंदर रेजोनेंस में कोई फर्क पड़ा क्या, सोच के देखो जरा, क्या इस नेगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस को डिस्टर्ब किया, नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चीज़ समझ में आएगी आपको कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो Cl है, ये जो Cl था ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, तो देखेंगे आप इसको मैं ऐसे बना लूँ, देखो ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, बेंजीन है अंदर ही, तो ये ऐसे रहा, ये ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज बेंजाइन। यहाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ,
ठीक है बेटा, कौन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ? बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक, ये जो बेंजाइन है इस पर 2-3 बातें आपको जो याद रखनी है वो ये कि पहला ये याद रखना है कि इस बेंजाइन इंटरमीडिएट ने रेजोनेंस को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम जब बेंजाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, क्या एम इफेक्ट लगाएंगे? क्योंकि एम इफेक्ट डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्या एच इफेक्ट लगाएंगे? एच इफेक्ट डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसका सिर्फ किस पे इफेक्ट होगा? आई इफेक्ट देखा जाएगा, और वो भी माइनस आई इफेक्ट। बस कहानी क्लियर हुई? ठीक है, अब ये होमोलिटिकली क्लीव करता है, होमोलिटिकली क्लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब आपके पास पड़ा हुआ खूब सारा बेस जी, बेस आएगा या वाटर ले लो, वाटर आएगा। ठीक है, ये जो वाटर, आप इसको ऐसे कर लो चाहो तो, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और जोड़ दो, क्या बनेगा? अंदर ये है, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पर तो आ जाएगा H, और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ आ जाएगा OH। तो इसका मतलब फिर से फिनॉल इज फॉर्म। जो मेन कहानी है वो ये है कि इंटरमीडिएट यहाँ पर कौन है? बेंजाइन है। और बेंजाइन की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस M, मतलब M इफेक्ट H इफेक्ट के थ्रू नहीं बताते, ओनली गवर्न थ्रू I इफेक्ट। क्योंकि ये बात आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि बेंजाइन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बना है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका कोई असर नहीं हो रहा इस अंदर वाले रेजोनेंस पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑल्दो रिएक्शन ही याद रखनी थी आपको, बस इंटरमीडिएट बताया कि इट इज़ गोइंग थ्रू द बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखना। इकलौती रिएक्शन यहाँ बेंजाइन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं कि अगर इस पर ऑर्थो ग्रुप डाल दें या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दें तो क्या हो? डन दिस वन, रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कंडीशंस डालते हैं हम लोग, करो ना बेटा, जरा देखना और बताना क्या होगा। जैसे कि ये लिया हमने और इस पर डाल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, और इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे काम हो रहा है। या फिर आपने ले लिया 2 NO2 ग्रुप, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, और NaOH के थ्रू काम कर रहे हो, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम हो रहा है। और एक ले लिया आपने तीसरा Cl NO2 NO2 और NO2, और इस पे आपने जोड़ा NaOH का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। पहले तो देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि Cl हट के OH आ रहा है ना। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास OH NO2, यहाँ बन जाएगा आपके पास OH NO2। इसका नाम बता सकते हो आप लोग जो कंपाउंड बन रहे हैं? OH NO2 NO2 एंड NO2। वेरी गुड, दिस इज पिक्रिक एसिड, इसे कहेंगे हम लोग पिक्रिक एसिड। तो कई बार पूछा जाता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करो, तो वो बेटा ये तरीका है पिक्रिक एसिड बनाने का। इट इज़ पैरानाइट्रोफिनॉल, इट इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। और पिक्रिक एसिड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ाया था ना पिक बस बाबा, याद आया कुछ? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से रिएक्शन ईजियर, ईज ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ फर्स्ट, इसको नाम दे दूँ सेकेंड, इसको नाम दे दूँ थर्ड, तो ईज ऑफ द रिएक्शन क्या है? कौन सी रिएक्शन आसानी से हुई और कौन सी रिएक्शन आसानी से नहीं हुई, बताइए। सो ईज ऑफ द मैकेनिज्म या ईज ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज द रिएक्टिविटी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं दैट इज द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ बोलते हैं दैट इज मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज द रिएक्टिविटी, मोर इज द रिएक्टिविटी। तो बेटा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई?
तो थर्ड की ज़्यादा हुई देन सेकेंड देन वन, ठीक है। इवन दो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी रोल कम होता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा 623 केल्विन के आसपास, ये 363 केल्विन, और ये 323 केल्विन पर ही हो जाएगा, 323 केल्विन पे हो जाएगा। जितने ज़्यादा विट्राइंग ग्रुप लगे रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा और वो आसानी से रिएक्शन होगी भी। क्लियर है, ठीक है। दिस वाज द डव्स रिएक्शन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड रिएक्शन आती है आपकी, अच्छा इसी में एक और रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, एक और रिएक्शन। जरा बताना व्हाट इज द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर दिस, व्हाट इज द पॉसिबल मैकेनिज्म। एसन टाइप में ही है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लो इसी का, एसन टाइप का ही। अगर मैं कहता हूँ क्लोरोबेंजीन है और आपको दे दिया जाए यहाँ पे NaNH2 सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा और मैकेनिज्म क्या होगी, सोच के आंसर तुम भाई। सोडामाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, टूट जाएगा बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में जी, है ना बेटा। चलो देखते हैं मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। ये मान लो Cl इधर है, ठीक है, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन है इसका, तो क्या होगा, ये जो NH2 है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा। तो प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो फिर ये इसको ऐसे खा गया, खाएगा तो क्या बनेगा, अगर प्रोटॉन खा जाएगा तो ये Cl होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। वंस अगेन ये नेगेटिव चार्ज इज गुड फॉर नथिंग, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रेजोनेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो टंगा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी वक्त अब क्या होगा, ये जो Cl है ये बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ Cl नेगेटिव होगा और आपका एक इंटरमीडिएट बना देगा, डेट इज वी कॉल्ड एज बेंजाइन। दिस इज बेंजाइन इंटरमीडिएट आ गया आपका यहाँ पर। अब क्या होगा, अब आएगा भैया वापस से NH2 वापस अटैक करें इस पर, वापस अटैक करेगा तो वो तब करेगा जब इस पर ये चार्ज इस तरह जाएगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है। या फिर NH3 था ना लिक्विड अमोनिया, NH3 का अटैक करवा लो, इसको ऐसे मान लेते हैं H NH2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अटैक करवाओ, अटैक करवाओगे तो कहानी ये बनेगी कि इस पर H आ गया और इधर NH2 आ गया। इसका मतलब ओवरऑल क्या बना आपके पास, वी कॉल्ड एज एनिलीन। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एनिलीन्स फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करवा दें बेटा HNO2 के साथ, सोचो जरा, इसकी रिएक्शन करवा दें HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बन गया। फिर उधर सैंड मेयर गटरमैन कहीं पे भी घुमा सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं, साइनाइड बना के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा के एसिड एनमाइड्स कुछ भी, तो यूजफुल हुआ काफ़ी, ठीक है। तो दिस वाज योर सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड आता अमीनो ग्रुप की बात हो, जैसे कि मैंने क्लोरोबेंजीन दे दिया, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में, ठीक है। अमोनिया इज अ वीक बेस माना जाएगा, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना सोडामाइड था। और हमने लिया DMF, डायमिथाइल फ्यूरन मीडियम, इट्स अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, याद है आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वाले, तो DMF भी एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और इसकी रिएक्शन करवाई कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में विद हाई टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, जरा सोचो मैकेनिज्म क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द पॉसिबल मैकेनिज्म। देखो पोलर अप्रोटिक है, वीक बेस है, पोलर अप्रोटिक वीक बेस, तो कौन सी होगी, और हलाइड आपके पास अराइल है जी। सोचो जरा बेटा क्या हो सकता है, मैकेनिज्म कौन सी गई होगी, इट विल अंडरगो वीक बेस, मतलब E2 तो नहीं होने वाली, नहीं SN होने वाली, या तो E1 होगी या फिर SN1 होगी, ठीक है, या तो E1 होगी या फिर SN1 होगी। और यहाँ पर ये वीक बेस है तो मतलब इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म जारी है यहाँ से, तो क्या होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और
इसका H इसका Cl निकाल दो, तो बच क्या गया NH2, सीधा जोड़ दो। तो यहाँ से भी आप लोग एनिलीन्स डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। एनिलीन प्लस ये जो Cu है ये Cl को ले जाएगा, CuCl जाएगा, प्लस इसका H और O मिल के बना देगा H2O। दिस वाज द रिएक्शन। ऑल्दो सबके मैकेनिज्म अभी करना ज़रूरी नहीं है, बोर्ड के सब बोर्ड में तो आती भी नहीं है मैकेनिज्म्स, जितनी आती करवा चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है मैकेनिज्म्स का। दिस इज़ वेरी गुड। क्लियर है बेटा? नाउ ऐसे एक और रिएक्शन करते हैं हम लोग। फोर्थ, अगर आपने लिया सपोज करो ब्रोमोबेंजीन, क्या लिया? ब्रोमोबेंजीन, और आपने लिया है CuCN, कॉपर साइनाइड्स लिए, और मीडियम वही ले लिया DMF, और टेम्परेचर ले लिया 300 केल्विन के आसपास, ठीक है? 400 ले लो, 300 तो केल्विन में, 400 केल्विन मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले लिया, टेम्परेचर हाई ले लिया, क्या होगा? पोलर अप्रोटिक है, टेम्परेचर गिवन है, साइनाइड है, एलिमिनेशन रिएक्शन होना है, ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पे E1 E2 नहीं होगा, हम यहाँ पे सीधा बोलते हैं दैट इज एलिमिनेशन, अराइल एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये अराइल पे काम हो रहा है, वो तो एलिफेटिक पे था इसलिए हम इसको अराइल एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। तो Cu Br बाहर निकाल दो, CN जोड़ दो सीधे सीधे, ठीक है? तो इससे क्या बन गया? साइनोबेंजीन्स प्लस Cu Br बाहर निकल गया। आया समझ में? तो कुछ रिएक्शंस हैं जो ये आपको ध्यान रखना है, विच अंडरगो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म्स कहा जाता है इनको, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म्स विच अंडरगो थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं आपके, ठीक है? नोट डाउन करो इस बात को, समझो इस बात को। देखो बेटा, जो इसकी मैकेनिज्म्स हो रही है ना, कब एसन जा रहा है, कब एसन नहीं जाएगा, कहाँ, जब अराइल हम बात करते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? SNAR, SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। ये जो होती है ना बेटा, ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप मैकेनिज्म से आता है। पहला तो जाता है आपका दैट इज बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बायोमोलिकुलर मॉलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा जाता है आपका दैट इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है? याद रखना, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है? बेंजाइन मैकेनिज्म। अब कब किस में क्या फॉलो होना है ये बात समझना है बेटा आपको, ठीक है? कब किस में क्या फॉलो होना है ये बात समझनी है। तो अगर पहली बात करूं मैं कि बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये कब होगा, ठीक है? ये भी दो स्टेप मैकेनिज्म है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझिए। जैसे कि हमने लिया कोई क्लोरोबेंजीन, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, और इसका अटैक करवा दिया किसी एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ठीक है? तो होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरह से जाएंगे, इस तरह से मूवमेंट करेगा ये, तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, और ये जो नेगेटिव चार्ज अब इस पर अटैक कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जो बन रहा है वो होगा इस बार इसका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या है जरा सोच के देखो, व्हाट वाज द इंटरमीडिएट हियर? कौन सा इंटरमीडिएट है? दिस इज द स्लो स्टेप, या RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट कौन है बेटा इसमें? एक कार्बोनाइन बना। अब ये कार्बोनाइन जो है वो अंदर ही अंदर डीलोकलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो फिर ये यहाँ खिसक जाएगा, यहाँ आ गया, अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ खिसक जाएगा, तो इट गेट डीलोकलाइज्ड, वो अब अंदर ही अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? तो कैसे चेंज हो रहा है जरा देखें। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ मूव कर गया, बात समझ में आई? भाई ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, देखो इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो इस तरह से बन रहा है, ये इधर आ गया तो ये Cl Z पे चला गया,
ये वाला बॉन्ड आगे किसका, या ये वाला बॉन्ड यहाँ किसका, तो ये इधर आया, देखो मूवमेंट ऐसा हो गया ना इसका, ये देख लो, ये वाला बॉन्ड इधर आया तो ये इधर खिसक गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो आगे खिसक जाएगा, सेकंड स्टेप में ये हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो ये आगे खिसक गया। तो मतलब अंदर ही रेजोनेंस प्ले कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इधर, बॉन्ड इधर, ये इधर Cl, ये हो गया Z। तो ये तीनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा इसके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, गॉट इट। अब सेकंड स्टेप पे क्या होगा, इसका हाइब्रिड अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो ना, अंदर ही अंदर। देखो हाइब्रिड भी इंपॉर्टेंट है इसका, क्या सारी जगह मूव किया इसने, हाँ सारी जगह मूव नहीं किया इसने, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मूव किया इसने। तो इस तरह से दिखाना होगा, इस कार्बन की तरफ मुंह खुला रहेगा इसका, पहली चीज़। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में ये जो स्पीसीज है, किसी एक को पकड़ लूँ, इसको पकड़ लिया ऐसे, तो अब देखो क्या होगा, ये ऐसे ले लो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये Cl है, ये Z है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है। अब इसमें अंदर रिंग को पूरा करने के लिए, रिंग में ऑल्दो हाइब्रिड के साथ ही होना है मेन काम तो, लेकिन आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई भी स्टेप में दिखा सकते हो। इस रिंग को पूरा करने के लिए ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज और मिलकर पूरा पॉजिटिव चार्ज बना दें तो कहानी बन जाएगी आपकी कुछ, रिंग कंप्लीट होगी, Z पूरा हो गया और Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, Z ने Cl को डिस्प्लेस किया, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ वाया कार्ब अनाइन मैकेनिज्म। यहाँ पे कार्ब अनाइन इंटरमीडिएट मिला आपको। अब ये मैकेनिज्म कब होनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कब होनी है, जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिए गए तो वो इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो उस केस में आपकी बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है NO2 COH CHO साइनाइड्स हलाइड्स, इवन दो वो ग्रुप आ गए, कब कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे द रिंग टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दूं तो वो डीएक्टिवेट कर देंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब डोनेटिंग ग्रुप पता ही आपको NOH OH ये ग्रुप डाल दिए गए एट कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो वो क्या करेंगे, इट डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स SN टाइप मैकेनिज्म, सीधी बात कहेंगे, ठीक है बेटा। सो ये बात बोला जा सकता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अराइल हैलाइड रिएक्ट थ्रू बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, और उसकी एब्सेंस में किसके साथ जा रहा है बेटा, ये बेंजाइन मैकेनिज्म जा रहा है। तो आपको बस एक चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ चेक करनी होगी बेटा, कि अराइल हैलाइड के पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है। अगर है तो बेटा ये मैकेनिज्म जाएगी, और अगर नहीं है तो बेंजाइन मैकेनिज्म जाएगी। और बेंजाइन मैकेनिज्म तुम्हें पता अच्छे से करवाया आपको। तो सेकंड जो है वो दैट इज द बेंजाइन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म जिसको बोलेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म। ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड मैकेनिज्म को भी देख लो। अच्छा, इसको बायोमोलिकुलर वगैरह क्यों कहा, ये कहानी क्लियर है ना बेटा आपको, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट देख लीजिए आप, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। बेंजाइन मैकेनिज्म का एग्जांपल मैं दो करवा चुका हूं आपको, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। बेंजाइन मैकेनिज्म में हमने डाल दिया यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिया,
और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडामाइड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है, NaNH2 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये NaNH2 है सोडामाइड के साथ में। तो यहाँ पे आई थिंक कहानी आपको पूरी बता ही चुका हूँ। क्या होना है, क्या करेगा, ये बेस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और क्या बना लेगा, नेगेटिवली चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट इज Cl। कार्बन आयन नहीं है, रिमेंबर। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये Cl बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ Cl होगा और आपका एक बेंजाइन बन जाएगा। इस तरह से बेंजाइन बोल दो सीधा सीधा, दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब बेंजाइन क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा और उसके बाद फिर से NH2H, लिक्विड अमोनिया के साथ में हो रही थी रिएक्शन, तो NH3 को ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, रिएक्ट करवा दो कहीं पे भी, इसको कहीं पे भी भेज सकते हो आप, तो आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, अंदर रिंग पूरा हो गया, NH2 बन गया। दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है, नाउ इट इज क्लियर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद रखो इसमें एक बात जो याद रखनी है वो ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से मैकेनिज्म जाएगी, अराइल हैलाइड जो होंगे, जो भी आपके अराइल हैलाइड होंगे, दे रिएक्ट थ्रू कौन सी बेटा, बाय मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म या रिएक्शन वाया कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, ये भी लिख सकते हो, वाया कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, ठीक है जी। और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, बेंजाइन मैकेनिज्म, मतलब एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। क्लियर है या नहीं है?